100 की उम्र में भी देश सेवा को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी रामकिशन शर्मा से विशेष बातचीत। 100 वर्ष की उम्र में सक्रिय जीवन जीने वाले देश के वरिष्ठतम स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन शर्मा से खास बातचीत। बाड़ी फास्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने देश, राजनीति, युवा और सिद्धांतों पर पूछे सीधे सवाल, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति, गांधी जी के विचारों का प्रभाव, पुरानी बनाम वर्तमान राजनीति, युवाओं के लिए संदेश, मोदी सरकार और इस उम्र में ये जोश, जज्बा आदि सवालों जिनका मिला सच्चा और प्रेरक जवाब। अगर अपना परिचय दीजिए। ये देखिए, मेरा गांव तो है मूढ़िया ललता, तहसील गोड़, जिला भरतपुर। नाम है मेरा रामकिशन। उम्र है इस वक्त 100वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। राजनीतिक तो आप कितनी बार सांसद बन चुके हैं, कितनी बार एमएलए बन चुके हैं? जी देखिए, मैं 4 बार तो रहा हूँ विधायक जी, 1 बार रहा हूँ पार्लियामेंट में और 12 साल रहा हूँ धौलपुर भरतपुर का मिलाकर जिला प्रमुख, 65 से 77 तक। राजनीतिक तौर पर ये तो चुनावी पोस्ट है। बाकी संगठन के हिसाब से जब सोशलिस्ट पार्टी बनी राजस्थान में, तब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तो सबसे पहले राजस्थान में समाजवादी पार्टी के गठन करने वालों में एक मैं भी था, मतलब और लोग भी थे अलग अलग जिलों में। फिर ये पार्टी फिर एक बार विभाजित हो गई, प्रजा समाजवादी और समाजवादी हो गई। हम लोग समाजवादी रहे डॉक्टर लोहिया के साथ। जब डॉक्टर लोहिया के साथ रहे तो सन 58 में मैं सोशलिस्ट पार्टी का राजस्थान का अध्यक्ष रहा और अध्यक्ष के अलावा जो राष्ट्रीय सम्मति थी देश भर की, उसका मैं सदस्य रहा था। उसके बाद फिर ये मर्जर हो गए, पार्टियों पे आ गई, जनता पार्टी, जनता दल बने, इनकी कमेटियों में मैं हमेशा से रहा हूँ। ये किस सन की बात है? हम ये तो 77 में, 77 तक तो हम अलग ही थे, जनसंघ सब अलग। 77 में जो जनता पार्टी बनी थी, उससे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी आपने भाग लिया था। हाँ जी, मैंने बारे में बताएं। हाँ, मैं उसमें केवल दर्शक के हैसियत से भाग लिया था, समझ से नहीं, केवल दर्शक और भावना के हिसाब से भाव लिया था। क्योंकि आज आपको एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजवादी नेता के रूप में देश में जाना जाता है। हाँ, देशवासी, ये तो मेरी असल में पहचान तो समाजवादी की है। क्यों? मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो कांग्रेस छोड़ने के बाद निरंतर समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहा हूँ। पार्टी का संगठन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब जगह जिस संगठन थे उनमें मेरा भागीदारी नहीं है। उस आंदोलन में कोई ऐसी यादगार जो आप जनता से शेयर करना चाहें? यादगार तो देखिए, आज़ादी के बाद हमने कुछ नारे दिए थे। जैसे हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और हम लोग जब कांग्रेस से अलग हुए तो हमने नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अब इसका मतलब खाली नारा नहीं था, इसका मतलब ये संकेत था कि जो आज गरीबी है, गैर बराबरी है, उसे ख़त्म करने के लिए हमें कार्यक्रम बनाना चाहिए। फिर एक हमने दूसरा नारा दिया था कि भूखी जनता चुप नहीं रहेगी, धन और धरती भटक रहेगी। इसका मतलब ये था कि जब हम गरीबों को उत्पादन के साधन देंगे जब ही गरीबी मिटेगी, खाली गरीबी कहने से नहीं मिटेगी, तो धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए। फिर उसके साथ हमने एक बहुत बड़ी बात कही जिसकी आज भी ज़रूरत है। हमने एक नारा दिया था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाजा। उसका मतलब हमारा ये था कि जो गैर बराबरी वो ख़त्म होनी चाहिए। अब आज की तारीख में हिंदुस्तान में हालत ये है, और नारों की बात तो छोड़ो, कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास देश के 22% लोगों की आमदनी की बराबर आमदनी है आज की तारीख में। और 100 साल में सबसे ज़्यादा गैर बराबरी आज हिंदुस्तान में चल रही है, अमीर और गरीब के बीच में। सन 30 में एक बार ऐसी गैर बराबरी आई थी, बाकी 100 साल में सबसे ज़्यादा गैर बराबरी आज की तारीख है। और आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि आज से 2 साल पहले हमारे देश में 177 अमरपति थे, अरबपति 177, अब हो गए 271। तो अरबपतियों के खिलाफ नहीं है हम,
हम खिलाफ इस बात के हैं कि ग्रोथ पर तो जोर दिया जा रहा है, % पैदावार बढ़ाओ, लेकिन पैदावार के लाभ जो है उसका बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है। तो इससे सारी संपत्ति पूंजीपति हो जा रही है, पूंजीवाद का केंद्रीकरण हो रहा है। जब पूंजी का केंद्रीकरण होगा तो फिर उत्पादन के लिए साधन कहाँ से आएंगे। तो हम इन सब नारों के साथ राजनीति में प्रवेश किए और इसके बाद फिर हमने जैसे सन 58 में पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाया। उसमें हम इसी दौरान महात्मा गांधी जी के विचारों से आप कहाँ तक सहमत थे और कहाँ सहमत नहीं थे? देखिए, महात्मा गांधी के आज़ादी के विचार से हम सहमत थे, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर हम सहमत थे, हम सहमत हिंसा पर भी थे। लेकिन जैसे हम मुद्दे से नौजवान हम सहमत तो थे, पर हमारा विचार ये भी चलता था कि बिना शस्त्र के, बिना हथियार के आज़ादी नहीं मिलेगी। उसके लिए मैंने खुद भी कोशिश की थी। मेरी किताब में चीज़ आ रही है कि हमने खुद हथियार इकट्ठे भी किए थे, लेकिन फिर खुद हम समझ गए कि कोई देसी पिस्तौलों से कोई आज़ादी आने वाली है। केंद्र सरकार के पास बड़े हथियार होते थे, तो हमें आरंभ में जैसे गांधी के अहिंसा पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो हमारा लड़कपन था। असल जो गांधी के विचार थे, देश को एकता के, समता के, उन सारे विचारों से सहमत थे। 1942 के आंदोलन में क्या विचार आए थे आप जो उसमें शामिल हुए थे? उस वक्त तो क्या भाव थे आपके उस वक्त कोई भाव नहीं थे, बस खाली हमें ये अच्छा लगता था जवाहरलाल की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो, ऐसे ही भाव। सन 58 में उस पार्टी का, उसमें हम 55 आदमी जेल में गए थे। 3 महीना की सज़ा हुई थी आज़ादी के बाद। फिर सन 60 में फिर हमने राजस्थान के सवालों को लेकर फिर एक आंदोलन शुरू किया। उस समय भी 3 महीना की सज़ा हुई थी। जयपुर, यहाँ सेवर में रहे थे, सेवर जेल में। पहली जेल हुई थी जयपुर में, उसमें हर राजस्थान के ज़िले से 1-1, 2-2 आदमी हमारे साथ थे। तो हमने वो सारे मुद्दे, उस समय मुद्दे ये थे कि आज़ादी के बाद किसान को ज़मीन कैसे मिले। लोग किसानों की ज़मीन छुड़ा रहे थे। तो एक बिजवारी गांव में, भरतपुर ज़िले में, बहुत बड़ा गांव है भरतपुर ज़िले में, वहाँ के जमींदार किसानों को बेदखल कर रहे थे। एक मैंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, हज़ारों किसान इकट्ठे हुए। उसका परिणाम ये हुआ, कानून ये बन गया कि जो जिसकी ज़मीन जोतेगा वो उसके पास रहेगी। सीलिंग वाले कानून के लिए हमने आंदोलन किए। तो हमें आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले आंदोलन तो थे भावनात्मक, और आज़ादी के बाद जितने हमने आंदोलन किए वो सारे आंदोलन वो थे जो जनता के हित में थे। अब लास्ट में जैसे अभी 2007 से हमने इस बात को छेड़ रखा था कि किसान के खेत को पानी मिले। जो ERCP आज की बात है ना, इसका हमने तो नहीं बनाई है ERCP, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, 2007 में मैंने सबसे पहले वसुंधरा जी से इस बात की चर्चा की। उस समय के अफसरों ने कहा पानी कहाँ है, तो हमने कहा हमें और पानी नहीं चाहिए, हम तो चंबल का पानी जो बह के समुद्र में चला जाता है उसे गंभीर नदी में डालो। उस योजना पर कुछ काम हुआ, लेकिन साल भर बाद सरकार के अफसरों ने कहा कि हम इस पानी को तो आपको नहीं दे सकते, मगरमच्छ मर जाएंगे, हम आपको दूसरा पानी दे देंगे। तो हमने कहा हमें तो पानी चाहिए, हमें नाम के लिए थोड़ा है कि इस पानी को दो, इस पानी को दो। तो मैं ये तो नहीं कहता कि योजना हमने बनाई है या मैंने बनवाई है। को लेकर कितना दिन आंदोलन चला था, कितने वक्त चला था वो? आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। 2007 से आज तक चल रहा है आंदोलन। ये सन 16 में इसकी पूरी हो गई थी, लेकिन बीजेपी के आंतरिक विरोध और कांग्रेस के सरकार आना, इन दोनों की वजह से इस योजनाओं को अटका रखा था। अगर ये योजना 16 में शुरू कर दी जाती तो अब तक हमारे खेतों में पानी आ जाता। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं किया है, असल में तो इन योजना को अटकाया है। पर चलो अब अंत में स्वीकार हो गई, इसलिए आंदोलन हमारा अभी चल रहा है। लेकिन अब हमारा आंदोलन इस बात पर चल रहा है
कि हमारे जिलों को फर्स्ट फेज में लिया जाए, और शायद फर्स्ट फेज में ले नहीं पा रहे हैं, तो हमारे धरने प्रदर्शन लगातार अब तक चलते रहे। अब हम धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अब तो उनको याद दिलाते रहते हैं कि योजना को जल्दी पूरा करो। राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें क्या सकारात्मक रूप नजर आ रहा है और क्या चिंताजनक है? वो चिंताजनक तो यह है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको वर्तमान सरकार कमज़ोर कर रही है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये छापे डाल रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता कि भ्रष्टाचार नहीं था, कांग्रेस के टाइम में भी था, बहुत था, इसे इनकार नहीं करती। लेकिन मेरा कहना ये है, हम लोगों का कहना ये है कि 2014 से अब तक जितने छापे डाले हैं वो 99%, 95% विरोधियों के डाले हैं। क्या सारे देश में बीजेपी में एक भी भ्रष्ट नहीं है क्या? एक आध तो होगा, कम से कम 95% छापे पड़े हैं वो विरोधियों के पड़े हैं। तो जो संस्थाएं सार्वजनिक, इनको ये कमज़ोर कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। दूसरा, इसमें आप मुद्दा देखिए, मोदी जी के आने के बाद 2014 से अब तक 23 विरोधी लोगों को इन्हें अपने दल में शामिल किया है, और वो 23 लोग कौन से हैं? जो जिनको इन्हें भ्रष्टाचार घोषित कर दिया था कि भ्रष्टाचारी है। अब जब विरोध में थे, जब तो भ्रष्टाचारी थे, और अब जब वापस ले लिए तो उनको महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया, जिनके खिलाफ वो खुद चला रहे थे। स्पष्ट शब्दों में मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये अति अनुदार, बहुत कंजर्वेटिव, जमीन की बंटवारे की प्राथमिकता दी, पानी की प्राथमिकता दी, आरक्षण की प्राथमिकता दी। अब ये सारी चीज़ें सब दलों में करीब करीब एक सी हैं। और मोदी जी के बारे में तो हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि जैसे एक मांग चल रही है कि जातियों की गणना हो। मोदी 2 महीना पहले, 6 महीना पहले कहते थे मजाक ऐसा हो नहीं सकता, और जब बिहार में चुनाव आ गए तो अब वो कह रहे हैं इसकी गणना होगी। तो ये पार्टी अवसरवादी है और अति कंजर्वेटिव लोगों का इसके हाथ में संगठन है, जो देश के लिए नुकसानदायक। वर्तमान में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए तो मेरे एक ही संदेश, बेरोजगारी है, बेरोजगारी मिटाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए कि सरकारें अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की कोशिश करें, नंबर 1। दूसरे, हम पश्चिम की जो नकल कर रहे हैं हर मामले में, उसमें थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि पश्चिम जहाँ पहुँच गया है वो साधन हमारे पास कभी नहीं आएंगे, कभी हो ही नहीं सकते। हम जहाँ पहुँचेंगे फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आज एक मिसाल भी देना चाहता हूँ। आज अभी मैं गया था, क्या है नहीं परशुराम जयंती, तो एक संत मिले मुझे, नंगे संत। अभी आप समझे उसका मतलब क्या है? दुनिया में 2 विचारधाराएं विज्ञान के हिसाब से। एक विचारधारा तो एक अधिक से अधिक पैदा करो जिससे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो, और एक हमारा दर्शन ये था कि ज़रूरतों को कम करो जिससे हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब उसका नतीजा क्या है? आज पर्यावरण सबसे बड़ी चुनौती है। पर्यावरण युद्ध से भी ज़्यादा चुनौती है पर्यावरण। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं करेंगे तो ये पर्यावरण और गंभीर होगा। तो ये संत जो नंगे रहते थे, मैं उनकी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इस रूप से लेता हूँ कि एक विचारधारा है कि नौजवान अपनी ज़रूरत को कम से कम करें जिससे जीवन चले, शिक्षा में कोई पत्र नहीं हो, पश्चिम की नकल नहीं करें। ईश्वर की कृपा से आप 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं जी, और आपका जज्बा, ऊर्जा इतना बना हुआ है, बरकरार है, इसका क्या कारण है, क्या राज है? देखो इसका ऐसा है, जब किसी चीज़ में लगन होती है, जो लोग आज़ादी के आंदोलन में फांसी पर लटक रहे थे उनको क्या मिलने वाला था? पर जज्बा था। तो हम लोगों का जज्बा ये है, गैर बराबरी मिटे, समता है, सारा मनुष्य समाज, सारा मानव समाज सुख और शांति का अनुभव करे। ये एक
विचारधारा नहीं है, एक तरह का हमारा राजनीतिक धर्म है। और अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि ये धर्म हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक इसके लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे बाड़ी, धौलपुर, भरतपुर, राजस्थान की जनता को आप? देखिए, मेरा तो बस यही है कि हमारा पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले कई चीज़ों पिछड़ा हुआ है। सबसे बड़ा हमारे इस इलाकों में रोज़गार की ज़रूरत है। खेती के पानी का जो मामला था वो अभी ज़मीन पे नहीं उतरा सही, पर वो तो एक तरह से सुलझने के करीब पहुंच गया। अब ज़रूरत इस बात की पूरे राजस्थान में कि ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे यहाँ के नौजवानों को काम मिले। क्योंकि इन इलाकों की समस्या ये हो रही है, ये सीमावर्ती इलाके हैं, तो अब यहाँ दूसरे राज्यों के लोग भी आते रहते हैं। हम धौलपुर हो, भरतपुर हो, यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए तेज़ी से, जो बहुत कम हो रहा है।